नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। Myself, JVN Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. In today's session, we are going to discuss about introduction of homeopathy. Today, I am going to introduce you with the basic concept of homeopathy. So, before starting our session, I am going to tell you about a quote by father of our nation, that is Mahatma Gandhi. So Mahatma Gandhi very wisely said once that homeopathy cures larger percentage of cases than other forms of treatment, and it is beyond doubt safer and more economical than other forms of treatment. So, friends and students, this is a huge compliment for our pathy, and I also want to tell you that homeopathy is the second largest form of treatment which people prefer during these days. So after allopathy, homeopathy comes at the number 2. Allopathy comes because of there are many surgeries or other forms of modern science which is available, but thanks to research and effort by Dr. Samuel Hahnemann, that he introduced this new pathy to the world somewhere about 300 years ago, and this pathy is homeopathy. So basic principle of homeopathy is like cures like, which means the substance which can cause the disease that can also cure that disease. So I want to say that for example, a substance is there which is called as Peruvian bark, which is also called as cinchona bark. So our father of homeopathy, that is Dr. Samuel Hahnemann, found that when he himself taken 4 ounces of cinchona bark juice, he found that he was suffering from malaria. So he concluded that from this experiment that cinchona bark can cure malaria because it has the power to produce the malaria, and on this principle he builded up a pathy, and he also introduced newer method of preparation of drug and case taking and holistic science, and so many principles were added and founded in this, and it became a pathy. सो इफ़ आई वांट टू टेल इन हिंदी, ये एक कम्प्लीटली एक चिकित्सा शास्त्र बन गया उसके बाद में। तो पहले जो एक छोटे से प्रिंसिपल से लेके, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से लेके जो ये शुरुआत हुई थी 1790 में, तो उसके बाद में धीरे धीरे 1796 तक, यानी 6 साल लगे प्रोसेस में, जब हैनेमन ने कम्प्लीटली इस पैथी को, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन ने कम्प्लीटली इस पैथी को डेवलप कर लिया। उसके लिए कम से कम एक्सपेरिमेंट के बाद में, कंटिन्यूस एफर्ट के बाद उनको 6 साल लगे, और उसके बाद में भी ये जो प्रयास था इसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड होती रही फॉर द कमिंग ईयर्स। तो जैसे मैं बता रहा था कि लाइक क्योर्स लाइक, ये इसका प्रिंसिपल है। तो जो सब्सटेंस जो डिसीज प्रोड्यूस कर सकता है उसको वो ठीक भी कर सकता है। तो सिंकोना बार्क जो है वो मलेरिया प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए उसमें मलेरिया को ठीक करने की ताकत भी होती है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, एंड द नेम ऑफ प्रिंसिपल इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। और ये जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल होम्योपैथी का, ये इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, जिनको हम फादर ऑफ होम्योपैथी भी कहते हैं। उसके बाद में
नेक्स्ट अगर हम कहें तो फ्रेंड्स, बहुत सी बार हम जब हम बचपन में या प्रीवियस डेज में हम कई बार किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए होंगे आप लोग, तो आप लोग को याद होगी कि क्या क्या पिक्युलैरिटीज़ होती हैं होम्योपैथी के अंदर, क्या क्या इसके प्लस पॉइंट्स होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जब भी हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है केस टेकिंग। तो हम ये सब ये जानते हैं कि होम्योपैथिक केस टेकिंग काफ़ी डिटेल में होती है। उसके अंदर पेशेंट के कंप्लीट जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, इनके बारे में पूछताछ करी जाती है। पेशेंट के नेचर के बारे में, यानी फिजिकल, पहले मेकअप हमने देख लिया, फिजिकल जो भी हैबिट्स हैं या फिर फंक्शंस जो है उसके बारे में जान लेते हैं डॉक्टर। उसके बाद में बारी आती है माइंड के बारे में। तो मेंटल सिम्टम कैसे हैं, पेशेंट का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके हैबिट्स कैसे हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी ली जाती है। देन ये दोनों ही के बेसिस पे एक पेशेंट की जो पर्सनालिटी बनती है, उसके फंक्शंस और उसके जो भी मेंटल सिम्टम्स हैं वो, तो ये इसके हिसाब से एनालिसिस किया जाता है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल यानी डिसीज पिक्चर को देखा जाता है। यानी पेशेंट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसा था और डिसीज होने के बाद में उस पर्सन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। यानी नॉर्मल पर्सन क्या है, जब हमको समझ में आएगा तभी हमको उस पर्सन का एबनॉर्मलिटी भी समझ में आएगी। इसीलिए होम्योपैथी के अंदर हम डिटेल में केस टेकिंग जो ली जाती है, ये इसी वजह से होम्योपैथी में डिटेल में केस टेकिंग ली जाती है, क्योंकि नॉर्मल को भी समझना है और देखिए हर पर्सन का नॉर्मल अलग अलग होता है। जैसे मेरी जो नॉर्मल हैबिट्स हैं वो हो सकता है कि आपसे कुछ अलग हो। अगर मुझे ठंडी चीज़ें पसंद है, हो सकता है किसी किसी को गर्म चीज़ें पसंद है। तो डिसीज पिक्चर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद है और लेकिन अभी जब से फीवर हुआ है मुझे, तो फीवर में मुझे अभी ठंडी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मुझे तकलीफ़ हो रही है ठंडी चीज़ों से। तो ये एक डिसीज़ पिक्चर हो गया कि मुझे ठंडी चीज़ पहले पसंद थी लेकिन अब मुझे ठंडी से एग्रेवेशन हो रहा है या ठंड से मुझे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ये मेरा एक डिसीज़ का एक सिम्टम हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे सिम्टम, यानी नॉर्मल के बाद अब एबनॉर्मल क्या क्या चेंजेस आए हैं बॉडी में, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक डिसीज़ पिक्चर बनाया जाता है। और वो डिसीज़ पिक्चर कौन से रेमेडी से मैच हो रहा है ये देखा जाता है कि कौन से ड्रग के अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो वही वाला ड्रग उस पेशेंट को दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट की जो वाइटल फोर्स है या फिर उसका खुद की इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है उस डिसीज़ के अगेंस्ट और पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद कौन कौन से डिसीजेस हैं ऐसे, या फिर होम्योपैथी के ऐसे क्या प्लस पॉइंट हैं जिसको लेके के पेशेंट हमारे पास में आता है। देखिए क्रॉनिक डिसीजेस अभी जो आ रही है, पहले एलोपैथी के पास में बहुत सारे पेशेंट जाया करते थे जब इन्फेक्शियस डिसीजेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी कम्युनिटी में, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ। तो जब से अब क्या होगा कि हाइजीन बढ़ गई है, एंटीबायोटिक्स बढ़ गए हैं, तो इनकी वजह से इन्फेक्शियस या वाटर का भी अगर हम देखें तो अच्छे से प्योरीफाई होके फिर पानी आता है। पहले काफ़ी सारे उसके अंदर पैरासाइट्स होते थे जिससे भी लूज मोशन या बाकी सारी बीमारियां हुआ करती थी। तो अब ये डिसीजेस कम हो गए हैं। तो अब इनकी जगह कौन से डिसीजेस आ गए हैं, क्रॉनिक डिसीजेस, जैसे कि मोटापा, ब्लड प्रेशर, जैसे हाइपरटेंशन, उसके बाद में शुगर बढ़ना, डायबिटीज़, थायराइड के प्रॉब्लम्स, बाकी भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं फीमेल के अंदर, वो स्ट्रेस से मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पाइल्स हैं या फिर फिशर हैं। तो इस तरीके के डिसीजेस अब जो आ रहे हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से या फिर मेंटल स्ट्रेस की वजह से ये डिसीजेस अब डेवलप हो रहे हैं। इनका होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। तो ये एक हमारा स्कोप है। जैसे कि
हमको महात्मा गांधी जी ने मैंने कोट बताया आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि इट क्योर्स लार्जर परसेंटेज ऑफ केसेस देन एनी अदर, यानी एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या कोई भी डिसीज हो, उन सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो होम्योपैथी ठीक कर सकती है। और इसके अंदर बहुत अच्छे से हम पेशेंट को कम्प्लीटली एक क्योर कर सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट होम्योपैथी का क्या है कि इसके अंदर पेशेंट को हम कम्प्लीटली क्योर करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट ने जब तक दवा ली तब तक उसके सिम्टम चले गए और बाद में फिर वापस सिम्टम उसके आ गए। हम होम्योपैथी में ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स, उसकी बीमारी जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाए। तो इसके लिए कुछ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ उसको लेनी पड़ती है। उसके बाद में वो पेशेंट कम्प्लीटली क्योर की तरफ चला जाता है, यानी वो जो बीमारी है वो जड़ से चली जाती है, दोबारा उस पेशेंट को नहीं होती। तो इसका ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है होम्योपैथी का। देन नेक्स्ट, होम्योपैथी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है इसमें, जो कि गाइडिंग प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, वो है कि होम्योपैथी के अंदर हम जो केस टेकिंग लेते हैं वो काफ़ी डिटेल में होती है। उसके बाद में मेडिसिन जो होती है होम्योपैथी की, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं होते। एक्चुअल में देखा जाए तो ये बात उतनी सही नहीं है जितना कि बोला जाता है कि साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होते बिकॉज होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी केयरफुली मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। वो जो केस टेकिंग जो है उसको प्रॉपरली लेने के बाद में, काफ़ी डिटेल में जाने के बाद, उस इंडिविजुअल पर्सन को कितना पोटेंसी देनी चाहिए ये डिसाइड करके उसके बाद ही पेशेंट को दवा देते हैं। इसलिए इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाते हैं। दूसरी बात, होम्योपैथिक मेडिसिन जिस तरीके से बनाई जाती है वो भी इसके अंदर बहुत एक अहमियत या इम्पोर्टेंट रोल रखती है। उसके बाद एक प्लस पॉइंट होम्योपैथी का ये है कि इसके अंदर एडिक्शन नहीं होता। जैसे कि एलोपैथी में नींद आने की गोली अगर हम लेते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो हमको उसकी हैबिट पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है हमको। तो वो चीज़ होम्योपैथी में नहीं है। आप चाहे 3 मंथ्स ले लो, 6 मंथ्स तक आप दवाई ले लो, या कभी कभी कोई जटिल बीमारियां होती है जिसके लिए 1-1 साल 2-2 साल दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन वो दवाइयों की हैबिट जो है वो पेशेंट को नहीं पड़ती, बल्कि पेशेंट धीरे धीरे अपनी पेशेंट की बॉडी जो है वो खुद स्ट्रांग बनने लग जाती है और उस डिसीज़ के अगेंस्ट वो बॉडी तैयार हो जाती है उस पर्सन की, और उस डिसीज़ के अगेंस्ट वो फाइट करने लगती है। तो सब्सटेंस जो है, जो ड्रग है, वो उसकी होम्योपैथिक दवाई की कभी भी एडिक्शन उस पेशेंट को नहीं होता। तो ये होम्योपैथी के अंदर एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो होम्योपैथी के अंदर हैं, जो मैं आज आपको बताना चाहता था। So that's it from the today's session, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Thank you very much.